अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर खून और बारूद की बू में लिपटा हुआ है। इस्लामाबाद की कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना समेत वतन अजीज एक बार फिर दहशत गर्दी की लपेट में हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये दहशत गर्द आखिर कहां से आ रहे हैं, इनके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अमन को बार बार निशाना बनाती हैं। जवाब वाज़ेह है, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खारिज और अफगान सरजमीन जो पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों का नया अड्डा बन चुकी है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ एक अरसे से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मंसूबे पर अमल कर रही है। कभी अलहदगी पसंद तहरीकों की पुष्ट पनाही, कभी लसानी तनाज़ात को हवा देना, तो कभी मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग देना। ये सब इसी साजिश की मुख्तलिफ अशकाल हैं। इनका मकसद वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की कैफियत पैदा हो, रियासती इदारों को कमज़ोर किया जाए और अवाम के एतमाद को तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान की पॉलिसी लेकिन अब वाज़ेह है, अमन के साथ वक़ार भी ज़रूरी है। पाकिस्तान अब माजी की तरह यकतरफा सब्र नहीं करेगा। अगर सरहद पार से दहशतगर्द आते हैं तो रियासत इन्हें इनके घरों तक जाकर ख़त्म करेगी। पाकिस्तान का किरदार हमेशा मुस्बत, जिम्मेदार और पुरअमन रहा है। हमने अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी, अफगान अमन अमल में सहूलतकार बने और दुनिया के सामने हमेशा ये मैसेज दिया कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब इन्हीं सरजमीनों से पाकिस्तान के खिलाफ खारिज हमले करते हैं तो खामोशी जुर्म बन जाती है। हम अमन तो चाहते हैं मगर किसी की शरारत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अगर दुश्मन जंग चाहता है तो याद रखे ये धरती शहीदों की है और शहीद कभी हारते नहीं हैं। प्रोग्राम में हम इस पूरी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान ने अब करना क्या है अपने पैनल से ये भी जानेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुल्क की सियासत की बात करें तो टेम्परेचर काफ़ी हाई है। पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली में तारीख रकम हो गई है। 27वीं आईनी तरमीम भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई है। हुकूमत ने एतमाद, इत्तेहाद और तदब्बुर के साथ एक बड़ा सियासी मार्का जीत लिया है, जबकि ऑपोजिशन सिर्फ शोर शराबा, नारों और वॉकआउट तक महदूद रही है। ऑपोजिशन का रवैया काबिल गौर है कि ऐवान के अंदर शोर, हंगामा और वॉकआउट के जरिए ये क्या साबित करना चाहती है, क्योंकि जमहूरियत शोर से नहीं शऊर से चलती है। इसी सूरत हाल पर इस सिनेरियो पे बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ आपसे करा देती हूँ। सजाद मीर साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं और IR एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान फानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सजाद मीर साहब, दहशतगर्दी के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज में 27वीं आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं। भारी अक्सरियत से मंजूर करा ली गई है कौमी असम्बली से, क्या कहेंगे सर आप इसे? लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मंजूर करा ली गई है, ये नहीं कहा कि मंजूर कर दी गई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे यहाँ यही तासर होता है कि जो तरमीम आती है या जो कानून पास होता है वो पास कराया जाता है, पास होता नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस आईनी तरमीम के पीछे बहुत से मसाइल हैं। खास तौर पर मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए, ये जो फील्ड मार्शल का मसला है तो एक असूली सा मसला है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। एक जरूर तकाजा था डिफेंस के मामला को सुधारने का या करने का, तो कर दिया गया है। उस पर नखरे करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी बात बनी है कि जो अदालतों के हवाले से आईनी कोड बनाने की बात की जा गई है और इसमें सारा ये 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और ये सारे बातें पैदा हुई हैं। इसमें कहा जाता है कि हुकूमत अदलिया को अपने काबू में रखना चाहती है, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो बहुत कुछ कसूर अदलिया का अपना है। मैं साफ लफ्जों में कहता हूँ, अदलिया ने बहुत सारे 4-5 जजों ने ऐसे फैसले दिए, चीफ जस्टिस ने, कि एक मजाक बन के रह गई अदलिया। और उसके बाद ये हुआ कि जब फैसला आया, जब इन्होंने बड़ा 8 और 5 का फैसला दिया, तो उसमें बड़ा एक क्लियर कट ये था कि कुछ जजों ने एक पार्टी के परचम या शायद तस्वीर जो थी वो गाउन के नीचे छुपा रखी थी और फैसला करने के बाद ऐलान कर दिया, ऐलान का अब देखना हम क्या करेंगे, फलां तारीख को जब चीफ जस्टिस आएगा तो क्या करेंगे। जज तो है, अपनी गैर जानबदारी अगर यूं शो करते कि वो जानबदार है, तो फिर ये तो नहीं है कि आप हुकूमत के खिलाफ गैर जानबदार बन के दिखा दें और तवक्को करें कि हुकूमत आपको बिल्कुल बर्दाश्त करती रहे। ये भी नहीं होता। अगर बड़े जज रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में और उनके फैसले हुकूमतों के खिलाफ भी आते रहे हैं
और हुकूमतें उसको बर्दाश्त भी करती रही हैं। 5 जज थे पाकिस्तान के सिर्फ एक ज़माने में, जस्टिस कार्डिलस, जस्टिस कैकाउस, ज़बानी याद है मुझे, एस.ए. रहमान और फजल अकबर और हमीदुर रहमान, 5 जज थे। उन्होंने अयूब खान के ज़माने में 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन उसके खिलाफ दिए। अयूब खान जिसको हम आमर कहते हैं, उसने फैसले बर्दाश्त किए, कौम ने बर्दाश्त किए, कौम को उसका एहतराम था। यह कौम उन 5 जजों का एहतराम करती है। आज भी उनका नाम पाकिस्तान के बड़े जजों में गिना जाता है। हमने तो मजाक बना दिया है। वो आप कहते हैं कि जी आपने जज को सेशन जज का सुपर सुपीरियर सेशन जज बना दिया है। तो अगर जज खुद अपने आप को सुपीरियर सेशन जज के रुतबे पे ले आएंगे, इस तरह के कमेंट्स करेंगे। आपको लगता है कि ये जो अभी सूरत हाल बन रही है इनके जिम्मेदार खुद ये हैं? सर, फिर सदर मुमलिकत को जो इस्तिस्ना दिया गया है उस पर भी काफी सवालात उठ रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन पे आपसे प्रोग्राम के आखिर में तफसीली बात करेंगे। अभी एहतियात की बात है। जी सर, अभी हम दहशतगर्दी के हवाले से बात कर लेते हैं और मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब को भी हमले गुफ्तगू करते हैं। मेजर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं दहशतगर्दी की एक नई लहर जिसने सर उठा लिया है? हमने देखा कि पिछले जो 2 दिन थे वो इस लिहाज से बड़े अफसोसनाक भी रहे, बड़े इंपॉर्टेंट भी रहे। एक हमने देखा इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया, दूसरा कैडेट कॉलेज में जो वाक़या पेश आया। सर, इसे कैसे देख रहे हैं आप? इससे निमटना कैसे हैं? सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, पंजाब और सिंध में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई अहम मौजू वक्त का आपने उठाया है। इस जवाब देने से पहले मैं जरा थोड़ा सा आपको बड़ा ब्रीफ और क्विकली एक फ्लैशबैक माजी का दिखाता हूँ जी। कि पिछले 30 साल से भारत ने सिर्फ एक काम किया कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान को हर लिहाज से आइसोलेट करने। ट्रू। वो कोई भी शोबा नहीं, आप वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ले लें, आप पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत ले लें, आप पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी ले लें और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ले लें, पाकिस्तान का कल्चर ले लें। इन्होंने हर जगह पाकिस्तान को आइसोलेट और कॉर्नर करने की कोशिश की और पिछले 30 साल से एक गुब्बारे में हवा भरी कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत, तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तीसरी बड़ी आईटी का इंडस्ट्री, लाइक व्हाट एंड व्हाट नॉट। के पाकिस्तान का तो मुकाबला ही कोई नहीं, पाकिस्तान खत्म हो चुका हो। और बहुत सारे शोबों में उनके जो तरीका वारदात था वो इफेक्टिव भी साबित हुआ। इन्होंने लॉबीज हायर की अमेरिका में, जो उनके सेनेटर्स और लेजिस्लेटर्स को हायर करते थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते थे, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ टैग करते थे। उसके बाद इन्होंने जहां जहां पाकिस्तान के अच्छे ब्रादर मुस्लिम कंट्रीज में मरासम थे वहां इंटरफेयर किया। इन्होंने सऊदी अरब से पाकिस्तान की लेबर और पाकिस्तान की वर्किंग कम्युनिटी को निकालने की कोशिश की। इन्होंने दुबई से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। इन्होंने स्पोर्ट्स में, आपको याद होगा कि लिबर्टी में अच्छी तरह याद है सर, किस तरह श्रीलंकन के ऊपर अटैक करा के इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खत्म किए और अपनी 2 तरफा क्रिकेट तो इन्होंने खत्म की बात। अब ये सारे अवामिल जब पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी डूबती हुई नजर आती है, जब इन्होंने अपनी तरफ से वो लास्ट नेल इन द कॉफिन कह के इन्होंने ऑपरेशन संदूर के नाम से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अब फाइनल एक ताक बैठानी थी अपनी, जो हुआ वो दुनिया ने देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना टाइम, इतना पैसा लगाया, किस हद तक कामयाब हुए? वही तो बताने लगा हूं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। ये मुल्क एक आम मुल्क नहीं है, अल्लाह के राजों में से एक राज है जवेरिया। ये आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनकी जो शनीद है उसके मुताबिक ये मुल्क बना है। इसको इसका इन्वेस्टमेंट स्टे नहीं कर सकती। मैं इन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया उसके नतीजे में जो एक मुहावरतन हमने जिंदगी में सुना था, मुंह तोड़ जवाब जी। हम लकी हैं वो ये सारे लोग इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली इस वर्ड का इम्प्लीमेंटेशन देखी कि मुंह तोड़ जवाब, मुंह कैसे तोड़ा जाता। ये पहले 30 मिनट में जंग खत्म हो चुकी हुई थी। जब ये अटैक करने आए तो इनके साथ
टॉप नॉच जहाज जमीन दो सज्जा रेज हो चुके हुए थे। उसके बाद जिस तरह 10 को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जिस तरह S-400 रेजा हुआ, जिस तरह हमारे एयरफोर्स के पायलट ने जो ऑपरेशन, वो सब दुनिया के सामने। अब वो वक्त, अब मैं दोबारा वो जो इन्वेस्टमेंट थी जी, सऊदी अरब जो कि पिछले 10 साल से अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट करना चाह रहा था और अमेरिका नखरे दिखा रहा था, सऊदी अरब ने एक सेकंड नहीं लिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया। ये कितनी इज्जत पाकिस्तान की बड़ी। सही। अमेरिका का सदर इस वक्त पाकिस्तान की तारीफें करते हुए उसके मुंह सूखता है। अब मैं आ जाता हूं दहशतगर्दी। ये एक आखिरी भपका है, जिस तरह वो मोमबत्ती बुझने से पहले एक भपका लेती है जी, ये भारत का एक आखिरी भपका है जो अफगानिस्तान का मास्क पहन के वो पाकिस्तान के अंदर अब चूंकि सही सर, यही सवाल फानी साहब के सामने रख देते हैं। फानी साहब, भारत ने तो बड़ी कोशिश कर ली, इतने साल इन्वेस्ट किया, टाइम अपना पैसा इन्वेस्ट किया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, लेकिन हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर अस कि भारत जो है वो आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब उसने देखा कि एक तो उसे बड़ी बुरी शिकस्त हुई, दूसरा आइसोलेशन का शिकार वो होने लगा, अमेरिका जिससे बड़ी उसको उम्मीदें वाबस्ता थी, डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे दूर और खौफ नजर आए। अब अफगानिस्तान की सरजमीन का सहारा लिया जा रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, कितना कारगर साबित होगा और पाकिस्तान को अब करना क्या है फानी साहब? देखिए 2020 के अंदर जब गलवान के ऊपर भारत और चाइना की आपस में एक टसल हुई और उसके नतीजे में जो बीजेपी मोदी की गवर्नमेंट है ना, उसने अपने सारे जो अंडे थे वो अमेरिका की टोकरी में रख दिए और अमेरिका की तरफ उन्होंने देखना शुरू कर दिया। और फिर आपने देखा कि 2024 में इलेक्शंस होते हैं अमेरिका के अंदर और एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में इंडिया के सामने आ जाता है और मोदी को जैसे ही बुलाया जाता है फेब 2025 के अंदर अमेरिका में और उसको सामने बिठा के डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है वो तजारत को लेके पूरी दुनिया को मिसलीड कर रहा है और किस तरह से नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को सामने बिठा के। फिर आप देखते हैं कि मोदी साहब जो हैं वो पूरी दुनिया में, मैं उसको कहता हूं कि डिप्लोमेटिक घूंघट उन्होंने निकाल लिया कि जहां जहां उनको आसियान में भी बुलाया गया तो वो आसियान में नहीं गए, जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप होता था साहब जो थे उनकी कोशिश होती थी कि किसी भी तरह से मैं कहीं वहां पे ना चला जाऊं। आपने देखा कि गजा की इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी शर्म शेख के अंदर, मोदी वहां पे नहीं जाते हैं। उससे पहले 2-3 बहुत बड़े बड़े दुनिया में वाकयात हो रहे थे तो इंडिया आपको कहीं पे भी नजर नहीं आता है। तो इंडिया की ये जो इररेलेवेंसी है तो ये फ्रस्ट्रेशन में बदलती हुई आपको नजर आती है। बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गैर मकबूल हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर मोदी को भी बीजेपी का एक मुस्तकबिल नजर आ रहा है आने वाले इलेक्शंस में। तो इंडिया की अब आवाम को भी ये बहुत हद तक, मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था तो उनको ये शाऊर आ चुका है कि जब जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी स्पेशली जो मोदी गवर्नमेंट है उनकी यही स्ट्रेटजी होती है कि कोई ना कोई फाल्स फानी साहब, अभी परसों हमने देखा कि भारत के अंदर जो इंसिडेंट होता है उसे इनिशियली कहा गया कि सिलेंडर धमाका है, लेकिन बाद में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन भारत के अपने ही जो सहाफी थे या अपोजिशन जमातें थी वो यही कह रही थी कि एक तरफ बिहार इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये ड्रामा रचाया जा रहा है और अभी मजीद ऐसे ड्रामे और हमें देखने को मिलेंगे। सजाद मीर साहब, अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारी मेहमान नवाजी का जवाब जिस तरह से दे रहा है वो सबके सामने है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम अपने हीरोज़ को इज्जत देना जानते हैं और हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो टाइटल है वो भी दिया था। सर, आपको क्या लगता है हम अफगानिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान बदले में हमारे लिए क्या कर रहा है, और फिर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की गुफ्तगू है उसको कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अफगानिस्तान हमेशा 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 अहमद शाह अब्दाली से लेकर नादिर शाह लुटेरे तक, वो भी एक हम उनको हीरो बना दिया। उस वक्त सारी दुनिया की तारीख मुख्तलिफ थी, हम उनको बुलाते थे या वो आते थे तो हम उनको मुसलमान हमला आवर समझकर वेलकम करते थे। लड़ाई जहाँ हिंदुओं के साथ थी, सूरत हाल ऐसी थी। इस सूरत हाल में ये उन्होंने जो तबाही मचाई यहाँ उसके कोई इंतहा नहीं है और लोग तो बड़ी दूर तक जाते हैं। इस पूरे खत्ते में एक तरह का एक जंगोजदल जारी रहा है, ये तो कोई शक नहीं है। लेकिन अफगानियों में एक ट्रेंड पैदा हो गया है, वो भी एक ब्लैकमेलिंग का ट्रेंड है कि किसी तरह से पैसा मारो, किसी तरह से कुछ हासिल करो। अब क्या क्या उनका ताल्लुक है इंडिया के साथ, क्या ताल्लुक है इंडिया की लॉबी बनने का? कुछ पैसा मिला और ये इस्लाम का नाम लेते हैं, इस्लाम तो उनका है ही नहीं, ये कबायली इस्लाम है।
कबाइल का इस्लाम है, कोई इस्लाम का ताल्लुक नहीं इससे, या खारजी इस्लाम है। उनका अपना स्टेट इस्लाम भी वही है जो ख्वारिज का इस्लाम की पहली तारीख में था, और जिन्होंने इस्लाम में पहली बार एक मुसीबत पैदा की थी। खारजियों के बारे में तो मुतफ़िक़ा राय यही आई थी कि वो अगर उसको खारिज इस्लाम ना कहें तो वो गुमराह लोग हैं, ये कहा गया था उनके बारे में। आज भी वही सूरत हाल है कि वो अफगानी जो है वो किस कोई पैरामीटर हो जिसके तहत वो इंडिया के साथ दोस्ती कर सकते हो, स्वाय इसके के पैसे मिलते हैं, स्वाय इसके कि उन्हें कुछ मदद की जरूरत है, और स्वाय इसके कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। चलिए मीर साहब, इंडिया का तो ये इंटरेस्ट है, लेकिन अफगानिस्तान का इंटरेस्ट है पैसा, लेकिन इंडिया का जो इंटरेस्ट है, उनको लगता है कि हमने डायरेक्ट जब आपको भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया तो अफगानिस्तान के थ्रू वो अपने जो भी उनके इंटेंशंस हैं उनको वो पूरा कर लेंगे, अपने जो भी उनके नापाक अज़ाइम है वो पूरा करेंगे। इंडिया जंग हार चुका है, बुरी तरह हारा है। इस पर जो हारा है वो समझता था अपनी अददी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर, अपने वसाइल पर वो जीतेगा। उसको अंदाजा नहीं था कि उसके जहाज किस तरह गिराए जाएंगे और किस बुरी तरह से गिराए जाएंगे। फिर उसको अंदाजा नहीं था, उसने रॉकेट मारे हमारे यहाँ, लेकिन उसका अंदाजा नहीं था कि जवाब में उसका पूरा सिस्टम जाम कर देंगे। हम SU-4 जाम कर दिया, और जिसका तस्वर ही नहीं किया जा सकता था कि ये टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के ज़हीन नौजवानों ने हासिल कर दी है, यानी जिसका उनको कुछ सब्र नहीं था। हत्ता कि चीनी हैरान रह गए कि पाकिस्तान ने उन्हीं की दी हुई चीजों को किस तरह से इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेजर साहब, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि हम अपने हीरोज को इज्जत ना जानते हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। सर, हम अपने हीरोज को इज्जत दे रहे हैं, और हीरोज हमारे लिए जो कर रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं देख रहे बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। जो कौम अपने हीरोज को इज्जत नहीं देती, उस कौम में आहिस्ता आहिस्ता हीरोज खत्म होने शुरू हो जाते हैं, पूरे हीरोज पैदा होने खत्म हो जाते हैं, लोगों के अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाती है। आपके अंदर अच्छाई और बुराई की जब तक एक तफरीक नहीं करेंगे, आप बुरे काम करने वालों को जब तक सजा नहीं देंगे, और एक दलेरी और इनिशिएटिव और जिस शख्स ने पाकिस्तान की इज्जत में इतना इजाफा किया उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको ड्यू हक नहीं देंगे, तो पीछे आने वालों के लिए वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। मैं आपको यहाँ और आपके तवस्सुत से पूरी कौम को ये बात बावर कराता चाहूं कि जब 1971 का डिबैकल हुआ और वो बदकिस्मती से हमारा जो एक बाजू था वो कटा, तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपने जो आर्मी चीफ था उसको प्रमोट करके फील्ड मार्शल किया। इस एजाज में ये एक दर्द था जो हमारे दिलों में था, ये एक दर्द था जो हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन हम बयान नहीं कर सकते थे, मगर ये कहीं ना कहीं हमारे ज़हनों में फंसा हुआ था कि जब हमारा बाजू कटा तो उसके एवज में हमारे दुश्मन का जो सिपहसालार था उसको फील्ड मार्शल प्रमोट किया गया। आज हम इस बैनर मसूद की कामयाबी के बाद हमने वो बदला लिया, सही, हमने अपने आर्मी चीफ को प्रमोट किया, फील्ड मार्शल किया, और अगर इससे भी ऊपर कोई ओहदा होता तो हम उसके ऊपर भी प्रमोट करते। अच्छा मेजर साहब, आप ये जो दरअंदाजी हो रही है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में और पुष्टपनाही कर रहा है भारत, आप इसका किस तरह से जवाब देना है? क्योंकि हमने बड़े सब्र और तदब्बुर का मुजाहरा कर दिया, अब हमें हार्ड स्टेट के तौर पर और ऑफेंसिव अप्रोच अपना के इनका मुकाबला करना है। नहीं, अभी सब्र वाला को मामला है भी नहीं, ना ही हम सब्र कर रहे हैं। हमने 21 दिन पहले भी अफगानिस्तान को एक ट्रेलर हमने दिखाया था जिस दिन हमने घुस के मारा था, और हमने वो टारगेट्स किए थे जो हमने इनको बता के टारगेट्स किए थे कि यहाँ आपने हमारे जो हैंडलर्स हैं जो दहशतगर्दी इधर कर रहे हैं उनको छुपाया हुआ है। अभी दोहा के अंदर, अब चूंकि जब आप जवेरिया आप जब एक कम्युनिटी में रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के बायलॉज जो है उसकी परंपरा उसका ख्याल रखना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब इस मामले पे अफगानिस्तान के मामले में दोहा और इस्तांबुल आए और हमारे उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, जिस तरह तुर्की ने ऑपरेशन बैनुल मसूद में जिस तरह हमारा खुल के साथ दिया, इसके दर्द इंडिया को शायद अगले 100 साल नहीं जाएगा। तो अब जब वो दो हमारे मुस्लिम ब्रादर भाई और कुछ जो पीछे हमारे और मुस्लिम ब्रादर हैं जिन्होंने हमें
थोड़ा सा पॉज दिया है अफगानिस्तान के ऊपर, जिस तरह हम चाहते हैं उस लैंग्वेज में ऑपरेट करने का। सही। तो उनकी वजह से हम इस चीज के ऊपर रुके हुए थे, क्योंकि वो गारंटर थे कि हम अफगानिस्तान से अब इस चीज के मुआहदे के ऊपर साइन कराएं। ठीक। अब हमने वाज़ेह तौर पे उन अपने ब्रदर ममालिक को भी बता दिया है, और ये कल वाले जो कल 2 हादसे हुए हैं, इनके ऊपर वो भी सख्त नाला है और अपने डिस्प्लेयर उन्होंने कन्वे कर बिल्कुल ऐसे शदीद अल्फाज में मजम्मत भी कर रहे हैं। फानी साहब, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हमारा ये जो मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है कि बायलैटरली इसको हल करना ज़रूरी है, या ये बायलैटरली हल होना चाहिए, या ये जो सालसी हैं इनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के थ्रू हम ये मामला हल कर सकते हैं? देखिए जवेरिया, दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ले लो, आप सेकंड वर्ल्ड वॉर भी ले लो, कोल्ड वॉर का भी आप ले लो, तो अल्टीमेटली आपने टेबल टॉक पे तो आना होता है। अब उससे पहले जितने भी स्ट्रैटेजीज होती हैं अक़वाम की या स्टेट्स की, वो दूसरे फ्रीक को दबाव में लाने के लिए होती हैं। अभी आपने देखा कि दोहा के अंदर जो है वो एक मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है, नाकाम हो जाता है। इस्तांबुल के अंदर 2 राउंड्स होते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। देखिए पाकिस्तान डिमांड क्या कर रहा है तालिबान हुकूमत से। ये तालिबान 2021 के अंदर जब विथड्रॉ हो गया था नेटो का, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अफगानिस्तान की जो जमीन है ये किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी में। तो पाकिस्तान भी उनसे यही बात कर रहा है कि आपकी जो जमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि आप टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें, तो पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को भेज के कर लेता है। अच्छा, अगर आप वो भी नहीं चाहते हैं तो चलो हम दोनों बैठ के एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बना लेते हैं, और मैकेनिज्म के नतीजे में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हुए, जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग की, और माजी में हमें बहुत सारे ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं रियासतों के दरमियान में, उनको ठीक करने के लिए या सुलझाने के लिए रियासतें भी उसमें आपस में बायलैटरली भी इन्वॉल्व होती हैं, और फ्री कैन भी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आप देखते हैं कि ईरान ने भी सालसी का आपको सजेशन दी हुई है, और टर्की का वफद जो है उनका एक आला सतही जो वफद है वो भी पाकिस्तान या आ चुका है या आने वाला है। जो अल्टीमेटली जिनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, देखें जिनके साथ आपकी इतनी 2000 से ज्यादा किलोमीटर की जब बाउंड्री होती है, और दोनों अतराफ के अंदर जो रहने वाले हैं उनका एक जैसा कल्चर है, एक जैसा उनका रहन सहन और जुबान है, और वहां पे ये तालिबान की गवर्नमेंट को चाहिए है कि वो अपनी जो पॉलिसी है कि हमने टीटीपी की, अगर टीटीपी ने हमारी बैत की हुई है तो हमने उनको सपोर्ट ही करना है। मेरे यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि जो तालिबान की जो रवायात है ना, वो रवायात ये है कि वो कभी भी अभी 1990 के अंदर बहुत सारे दुनिया से अरब मुजाहिदीन जो थे वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे। दुनिया के मगरबी ममालिक ने ये कहा कि देखें ये जो अरब आपने मुजाहिदीन पाल रखे हैं ये हमारे हवाले कर दें या इनको अफगानिस्तान से निकाल दें। हालांकि उन अरब मुजाहिदीन का ना तो कोई लिसानी रिश्ता था तालिबान से, ना कोई रवायती, ना सकाफती, ना सियासी, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर ली, लेकिन वापस नहीं किया उनको। लेकिन अफगानिस्तान को यह सोचना है कि उन्होंने उन कबायली रवायात से बाहर निकलते हुए जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम का अगर उन्होंने हिस्सा बनना है तो खुदारा उस कबायली सोच से बाहर निकले। बिल्कुल ऐसे अगर वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मुल्क को डेवलपमेंट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, तो उन्हें यकीनन सोचना होगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात ये करेंगे, सवाल ये सामने रखेंगे पैनल के कि क्या पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है इससे निमटने के लिए हमें नए नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है, या जो पुराना बना हुआ है उस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर पाकिस्तान के अभी हालिया चैलेंजेस की बात करें तो फितना ख्वारिज, भारतीय साजिश और अफगान सरजमीन, ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं। मीर साहब, सवाल अब ये है कि आखिर जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो क्यों पुष्टपनाही कर रही है इन ख्वारजियों की, और क्यों अफगान सरजमीन ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है? सर, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है या नए नेशनल एक्शन प्लान बनने की ज़रूरत है? देखें जी, भारत तो इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि अपने सारे ऑप्शन भूल चुका है। ठीक है। उसको मान था अपनी फजाइया पर, अपनी बड़ी फौज पर, ताकत पर, घमंड था कुव्वत पर कि हमारा बहुत बड़ी फौज है, हम तहस नहस करके रख देंगे। वो कुछ नहीं कर सका। अब उसके पास ओछे हथकंडों के सिवा रह क्या गया, और ओछे हथकंडों के लिए उसके पास एक ही आलाकार मिला है, वो अफगान हुकूमत है। और उस अफगान हुकूमत ने उनका आलाकार बन के जो कर, देखिए ये अजीबोगरीब बात है
कि एक तरफ यहाँ वहाँ हम बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ उनका वजीर खारजा जो है वो इंडिया में जाके बैठा हुआ तस्वीर लगा के बामियान के मुजस्समों की तकरीर कर रहा है। उन बामियान के मुजस्समों में अपनी तबाही करा ली थी। अब वो दुनिया को बता रहे हैं कि हम बड़े शादत दिल हैं, हम बड़े साफ गो हैं, हमको ऐसी बात नहीं है, हम दकियानूसी नहीं है। तो ये साबित करने के लिए किस लिए बैठ गए? सोचने की बात है, कोई उसका तुक बनती हो जिसके लिए वो वहां गए हो। नतीजे के तौर पर ठीक है, फिर पाकिस्तान को इधर से हमले उन्होंने बढ़ा दिए। जब हमले बढ़ा दिए तो हमने 2-3 शदीद वार कर दिए, इतने शदीद वार कर दिए कि उनके अंदरूनी इलाकों में, काबुल में भी और शायद 1-2 और शहरों में भी कि वो मुज़ाकरात करने पे मजबूर हो गए। करने पे मजबूर हो गए। अगर वो भी ताकत की जबान समझते हैं तो फिर ठीक है, फिर ताकत की जबान समझाई जाएगी। ख्वाजा आसिफ से बहुत से लोग नाराज रहते हैं कि क्या करें, वो हमारे वजीर दफा हैं, असूली तौर पे बात को ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर इतनी हमने खिदमत की है, इतना इनका साथ दिया है, इतना मेहमान नवाजी की है, ये कर रहे हैं, तो जवाब में तो हम कुछ करेंगे, फिर आराम से तो नहीं बैठेंगे। अब जो कुछ वो कर रहे हैं उसके जवाब में देखिए पर्पस सर्व हो रहा है इंडिया का, और मोहरा बने हुए हैं अफगानी। तो अब उनको सोचना चाहिए ना क्या होगा अगर हम उनकी ट्रांसलेट ट्रेड पे जरा रिस्ट्रिक्शन लगा दें, तो उनका तो आधी ट्रेड कम हो जाएगी, सही, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मेजर साहब ये पॉइंट वो नहीं सोच रहे ट्रेड के हवाले से? उनकी अकड़ है बस। मेजर साहब असूली बातों पे लगे हुए, मुल्ला हैबतुल्लाह ये कहता है और दूसरा काबुल का ग्रुप ये कहता है, कंधार का ये कहता है। मुल्ला हैबतुल्लाह मुल्ला उमर के ही खुद वो मुख्तलिफ धड़ों में बटे हुए हैं। मेजर साहब क्या नहीं सोच रहे तिजारती लिहाज से अगर इंडिया से उन्हें पैसा मिल रहा है तो पाकिस्तान से जो बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं, क्या ये बेनिफिट्स कोई और उन्हें दे सकता है? इस वक्त जवेरिया ये देखने की जरूरत है कि इस जो अबूरी हुकूमत इस वक्त जो काबुल के ऊपर काबिज है, क्या वो एक मेजॉरिटी और कंसेंसस वाली गवर्नमेंट है? नो। इस वक्त 19 ग्रुप्स हैं जो काफी मेजॉरिटी में हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इवन के मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इस वक्त बड़े सीरियस डिफरेंसेस उनके, फिर नॉर्दर्न लाइट्स वाले हैं, फिर पर्शियन स्पीक बेल्ट है पूरी अफगानिस्तान की। और इस ग्रुप को ये बखूबी अंदाजा है कि हमारे जो इक्तदार के दिन है वो टोटल चंद दिन हैं जो पाकिस्तान की महरूम मिन्नत है। सही। और इसलिए ये किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर, किसी ट्रेड प्लानिंग के ऊपर, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के ऊपर, किसी एक को 10 साल मंसूबा, कोई नेबरहुड, ये अभी ट्रेड नहीं देख रहे, ये सिर्फ पैसा समेट रहे हैं। और शॉर्ट एंड मनी इनको इस वक्त इंडिया से मिल रहा है। सिर्फ उस मनी की खातिर ये पूरे के पूरे, वो जिस तरह कहते हैं ना कि अपने पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस को ज़िबा करा रहे हैं, ये पूरे के पूरे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया है। इन्होंने चंद सिक्के भारत से जो कैश में इनको मिल रहे हैं वो कमाने के लिए। 6 दिन इनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मुत्तकी साहब, वो भारत में थे, उसमें 4.5 दिन उन्होंने के रॉ के हेड ऑफिस में गुजारे हैं। 1.5 दिन टोटल उन्होंने फॉरेन ऑफिस में गुजारा है। तो जब आपकी जो टोटल फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी रॉ ने डिक्टेट करनी है। 12 इस वक्त दफ्तर रॉ के काबुल में खुले हुए हैं, वो सिर्फ कैश दे रहे हैं और ये कैश दे रहे हैं। और पूरी की पूरी वो बड़ी खूबसूरत मीर साहब ने आगे बात की कि जो इनकी बामियान के बुतों वाली है कि उन्होंने मुत्तकी साहब को बुतों के आगे खड़े करके उसकी तस्वीर खींची जी। वो तालिबान और थे जो बुत शिकन थे। अब बदकिस्मती से अब वो बुत परस्तों के दोस्त बन गए हैं। तो ये एक मेजर, जब आप बुत परस्तों के दोस्त बन गए हैं तो कौन सा ट्रेड आपको केयर करेंगे? आपने तो शॉर्ट एंड मनी कमा रहे और वो उनको इंडिया दे रहा है। बिल्कुल ऐसी है। फानी साहब, अब पाकिस्तान ने करना क्या है? सालसियों की मदद लेके इस मसले को हल करना है? पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान अपना उसे फॉलो करना है या नया बनाना है, या अस्करी तौर पे भरपूर जवाब देना है? क्या ऑप्शन पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुफीद रहेगा? फानी साहब देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त
जी जी। देखिए, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ अभी जो डिमांड की है ना, इस तरह की सूरत हाल के अंदर के जब पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तांबुल के अंदर, और यहाँ पे उनकी वजारत दाखिला जो है वो जो कमरी साहब हैं, वो एक परेड के अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक मैप जो है वो ग्रेटर अफगानिस्तान का दिखाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये बलूचिस्तान और KPK और बल्तिस्तान का इलाका जो है ये ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है। और कभी एक और उनके जो बॉर्डर मैनेजमेंट के बंदे हैं वो एक तराना चलाना शुरू कर देते हैं जो ये कहते हैं कि हम सफेद झंडा जो है वो लाहौर तक लेके जाएंगे। देखें, आप मॉडर्न स्टेट सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा था, इस तरीके से आप मुज़ाकरात कभी कामयाब कर नहीं सकते हैं। आपने अगर रियासती निजाम के अंदर रहना है तो आपने एक रियासत बन के रहना है, ना कि एक कबीला बन के रहना है। कबाइल रवायात पे चलते हैं और रियासती कवानीन के ऊपर चलती हैं, और कवानीन रियासत के भी होते हैं और बैनुल अक़वामी भी होते हैं। आपने उनकी पासदारी करनी होती है। देखिए, पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं। पाकिस्तान अल्टीमेटली एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर तो हमारे लिए जाना कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मशरक के अंदर जो इंडिया है उसके इरादे भी सबको नजर आ रहे हैं कि वो कहता है कि हमने ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको हमने रिज्यूम करना है। और वो जब खुद पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान ने उनको नाको चने चबवा लिए पहलगाम अटैक के बाद, तो उन्होंने अब अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए फितनतुल ख्वारिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह जो दहशतगर्दी है, और गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर जवेरिया 2600 हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब पहले ये जो तालिबान थे इनका जो निशाना था वो आम लोग थे, पार्कों में, दरबारों में, सड़कों पे, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे ये धमाके करते थे। अब उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज किया है और उन्होंने अब अपना निशाना जो है वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के मुहाफिज हैं उनको बनाना शुरू कर दिया है। और इस सारे सिनारियो के अंदर, इस रीजन के अंदर इंडिया को भी अब इंतहाई अक्ल का मुजाहरा करना पड़ेगा। उसको वो जो पुरानी सोच है कि अच्छा प्रॉक्सीज को, हम भी प्रॉक्सीज का जवाब प्रॉक्सीज के तहत दे सकते हैं। नॉर्दर्न अलायंस की प्रॉक्सी मौजूद है जो कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा आता है, लेकिन हम उस तरफ जा नहीं रहे हैं। अभी इस खित्ते में पाकिस्तान अमेरिका के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए और तमाम मगरबी ताकतों के लिए इंतहाई अहम मुल्क है। वो कभी भी अफगानिस्तान के कहने के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर दबाव, यानी पाकिस्तान तमाम तर कुव्वत और ताकत रखने के बावजूद अभी भी ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि टेबल टॉक हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन देखना यह है कि अब दूसरी तरफ से इसका क्या जवाब आता है। बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब और डॉक्टर इरफान फानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मीर साहब अगले सेगमेंट में भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम की बात करेंगे। मंजूर तो वो हो गई है, ऑपोजिशन का क्या किरदार रहा इसको हम देखेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की मेजर और अहम डेवलपमेंट सियासी लिहाज से ये रही है कि कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई है। अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो नवाज शरीफ साहब आज वहाँ पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया। क्या 27वीं तरमीम सियासी इस्तेहकाम की ज़मानत बनेगी या नहीं, मीर साहब से ये जान लेते हैं। और मीर साहब, दूसरा हमने ये देखा कि अपोजिशन ने शोर शराबा किया, बायकॉट किया, लेकिन क्या ये काफ़ी था? उन्होंने अपना रोल बाखूबी अदा किया? देखें, बात यह है कि जब भी ऐसे मामला होते हैं तो अपोजिशन, कोई भी अपोजिशन हो, वो हमारी सीखी नहीं है पार्लियामानी असूल, तरीकाकार, किस तरह मुखालफत करनी है। सारी अपोजिशन जिस जमात की भी हो हंगामे करती रहती हैं और इसी को समझती हैं कि वो हुकूमत की मुखालफत कर रही हैं, जहाँ हक गोई का अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो आज जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक आप ये पूछती हैं कि इससे इस्तेहकाम पैदा होगा, अभी तो 28वीं तरमीम आएगी। हम अपने मामलात को ठीक कर रहे हैं। मामलात हमारे इतने बिगड़ चुके हैं कि हमें बार बार आईनी तरमीम करके उनको इन ऑर्डर करना पड़ रहा है। हम अब अड़े हुए हैं कि 18वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता। असली बात है, तो उसको करने के लिए सर आप 28वीं की बात करें, ये इतने कंफ्यूजन का शिकार हैं कि 27वीं तरमीम में भी मजीद तरमीम हुई कि इसे दोबारा अब सेनेट में जाना पड़ेगा। जी, जाना पड़ेगा जी। मसला पैदा हो जाता है। वो शायद वो कर दिया उन्होंने जो किया, आप सेनेट पर जा रहे हैं। अब ये सारे मामला हैं ना, बड़े अजीबोगरीब हो गए हैं। इस्तेहकाम तो मुश्किल है, इस्तेहकाम तो नहीं, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर आप ये सोचें
कि हुकूमतें वो सब कुछ करने दें तमाम अदारों को जो उनकी तबाही का बाइस बने, तो ऐसी हुकूमत बेवकूफ हुकूमत होगी। अच्छा मीर साहब, अब ये तरमीम की हम बात कर रहे हैं कि ये साहिब इक़्तिदार हैं तो तरमीम ले आए हैं। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम इन तरमीम को रिवर्स कर देंगे। आइन के साथ यही कुछ करते रहना है? असल बात है कि जी ये माजी में ये होता भी रहा है ना जी। तरमीम कुछ बात पे होती रही हैं, लेकिन ये जो तरमीम हो रही हैं ये तो बड़े इश्यूज पर और पूरी डिलिब्रेशन के साथ हो रही हैं। ये ऐसी बात नहीं है। 18वीं तरमीम का असेंबली में कितनी बहस हुई थी? जो 9 महीने आपने बाहर बहस की थी, मैं उसका कायल नहीं थी। वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे आप, वो आप डील कर रहे थे, लेकिन जो उसको असेंबली में पेश किया गया तो 2.5 दिन में पास कर दिया आपने, देखते देखते पास कर दी। हमें समझ नहीं आया क्या तरमीम है और क्या आपने अंदर खान ने हमारे लीडरों ने बात की है। तो इस तरह बात छोड़े, तरमीम ऐसे ही हुआ। अच्छा मीर साहब, बात की आप बात कर रहे हैं तो आज वजीर आजम साहब ने तो गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ साहब ने। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नवाज शरीफ साहब कोई गुफ्तगू करें, बड़े अरसे से खामोश हैं वो, क्या वजह है? नवाज शरीफ साहब वैसे तो एक सेहत पीर का मसला है। दूसरी बात यह है कि वो बहुत सारी पॉलिसियों को साथ भी नहीं देना चाहते और उनकी मुखालफत भी नहीं करना चाहते। अच्छा, मसलहत के तहत खामोश है। हाँ, उनके भाई के साथ और सूरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हुजूर आप करम फरमाएं, हम आपको गुरु मानते हैं, आप हमारे गुरु हैं, लेकिन ये है कि हमें कुछ काम करने दें। और उनको नजर आ गया है, तो इसके अलावा रास्ता नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम कुछ जिसे हाइब्रिड रजीम कहते हैं। मीर साहब, ऑपोजिशन के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्होंने हमारा ही साथ दिया है और अंदर से ये मिले हुए हैं। ये भी गलत नहीं होगा। अच्छा। तो अपोजिशन जो कर रही है ये स्वाय इसके कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, लेकिन ये कहने से, ये शोर मचाने से कैदी नंबर 804 तो बाहर नहीं आएगा। वो परवेज अशरफ ने कहा था वो कैदी नंबर 804 है और तुम 420 हो, तो चक्कर चलाते हो। देखो ना, ये अब अमीन गंडापुर था, क्या किया उसने? लश्कर लेके आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेके भी आ जाता था और बड़ा ये दुकानदार उनको खुश कर दिया। अगले दिन पर चला के मिलके कुछ पता नहीं किन के साथ मिलकर वापस चला गया और उनको मुतमईन कर दिया कि देखिए इसके अलावा चाराकार कोई नहीं है। तो सारे इस तरह का काम कर रहे हैं। सियासत इनकी यही, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपोजिशन के पास है क्या करेंगे वो? अब ये जो आया है नया वजीर आला उनका, ये उसने आते कहा कि मैं आज के इमरान हूँ और मैं कट बनूंगा और मैं इनकलाबी हूँ। और भाई इनकलाबी का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप नारे लगाएं, गीत बगियां दें। उन्होंने कहा अच्छा ये तू बहुत इनकलाबी है, बहुत ताकतवर है, इसके इमरान में मरे जा रहे हो, तो इमरान को मिलकर दिखा दो। अच्छा मीर साहब, सैफुल्लाह अब्रो साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक्सपेक्टेड था कि वो यही करेंगे जो उन्होंने किया? वो तय था, यानी को तय था। और वैसे नेगेटिव बात भी की जाए तो जितने ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या लैंड माफिया तो नहीं मैं कहता, लैंड ओनर्स हैं, काम करने वाले हैं, ये चाहे हमारे मीडिया में हो चाहे हुकूमत में हो, इनके काम अलग खैर करे। सर, इख्तिताम में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो कियोस मचाव है, अगर हम अदालतों की बात करें, इंसाफ में जो फराहमी है वो यकीनी हो जाएगी? ये मेरे ख्याल में बेहतर होगा सिस्टम। अब मसलन उन्होंने कह दिया कि सीनियर मोस्ट आदमी जो उसके बाद होगा वो चीफ जस्टिस होगा, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब उन्हें डर नहीं है। ठीक है, यानी आने वाला वक्त बताएगा कि इस तरमीम के क्या असरात होते हैं, कितनी ये कारगर मुल्क के लिए साबित होती है और अवाम के लिए क्या भला इसमें होगा, ये भी देखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।